अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों। 11 फरवरी 1939 को 1939 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ऐसी कौन सी तकरीर की जिसकी उम्मीद मुसलमानों को नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों बनाया गया, ये सब हम आपको आज की इस एपिसोड में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे हालात व वाक़यात के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये आने वाली 1939 की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई इसके बारे में आपको समझ आ सकेगी। ये उस वक्त की बात है जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना दी गई थी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे और चौधरी गुलाम अब्बास जनरल सेक्रेटरी थे। इस वक्त रियासत में सर गोपाल वज़ीर आज़म थे। सर गोपाल के दौर में कई फ़िरका वाराना फसादात हुए जिसमें कई मुसलमान शहीद हुए। इन्हीं फ़िरका वाराना फसादात के दौरान कई मुसलमान जेलों में कैद थे। इन मुसलमानों के अलावा मुसलमानों के कायदीन में से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जेल में कैद थे। 11 फरवरी 1939 को इन कायदीन और मुसलमानों को जो जेलों में कैद थे उनको रिहा कर दिया। फरवरी को श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथियों का जो जेलों में कैद थे उनका इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबाल में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और कश्मीरी पंडित भी शामिल थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस्तकबाली जुलूस से ख़िताब करते हुए जो कहा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म एक बेअमल इंसान हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी और नेहरू की हमायत का ऐलान किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक़्त ये अंदाज़ा न लगा सके कि जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमानों के हुकूक से आंखें बंद किए बैठे हैं, वो भला कश्मीर के 30 से 32 लाख लोगों के हुकूक की हिफाजत क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। मार्च 1939 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कांग्रेस के सालाना इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान गए। वतन वापस लौटते ही अप्रैल 1939 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू में एक मशावरती इजलास बुलाया। इस इजलास में दीगर मुस्लिम कायदीन के अलावा चौधरी मोहम्मद गुलाम अब्बास ने भी शिरकत की। इस इजलास में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बात की कि हमें एक ऐसी सियासी जमात बनानी पड़ेगी जिसको न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि कश्मीर के दीगर कौमों की भी हमायत हासिल हो। इसके लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम तजवीज़ दिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यह कहा कि हम जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से महाराजा से अपने जायज़ हुकूक मांगते हैं तो दूसरी अक़वाम हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो जाते हैं, जिसका नतीजा हमारे पास फ़िरका वाराना फसादात की सूरत में सामने आता है। तो इस सूरत में हमें एक ऐसी जमात बनानी होगी जो न सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करे बल्कि कश्मीरियों की दीगर कौमों की भी नुमाइंदगी करे। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक नुमाइंदा इजलास बुलाना होगा और फिर उसमें ये फ़ैसला करना होगा कि आगे हमने कोई नई पार्टी बनानी है या नहीं बनानी। तो फिर 11 जून 1939 को 1939 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक खुसूसी इजलास बुला लिया गया। इस इजलास में ख्वाजा मोहम्मद सादिक ने कहा कि इस वक्त बरसग़ीर के सियासी हालात बदल रहे हैं और हमें बदलते वक्त के साथ चलना पड़ेगा और इस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक नुमाइंदा जमात बनाएं जो ना सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करे बल्कि कश्मीर की दीगर अक़वाम की भी नुमाइंदगी करे। तो इस सारी सूरत हाल में चौधरी मोहम्मद गुलाम अब्बास कशमकश का शिकार थे कि एक नई पार्टी की तरफ जाना चाहिए या नहीं, या मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से ही की जाए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं कि चौधरी गुलाम अब्बास जब इस कशमकश में मुब्तला थे तो मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि हमारी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो बरसग़ीर की इंडियन नेशनल कांग्रेस के दबाव में आएगी और ना ही मुस्लिम लीग के दबाव में आएगी, बल्कि ये खालिस्तान कश्मीरियों की जमात होगी और हम अपने फ़ैसले खुद किया करेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक तब जाकर चौधरी गुलाम अब्बास मुतमईन हुए। चौधरी गुलाम अब्बास इसके बारे में अपने सवाने उमरी में लिखते हैं कि 1932 से लेकर अब तक मैं सियासत की भागदौड़ और खींचातानी से तंग आ चुका था, थक चुका था।
تو لہٰذا میں اب اس پوزیشن میں نہیں تھا، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اکیلے چل کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ متفقہ جماعت کا ساتھ دیا جائے۔ 10 جون 1939 کو ایک نیا اجلاس طلب کیا گیا۔ مولوی محمد مسعودی نے آل جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک جماعت لانچ کی، اور یہی وہ جماعت تھی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے پنڈتوں، ہندوؤں اور سکھوں کو بھی نمائندگی حاصل تھی۔ یہ ایک متفقہ جماعت بنائی گئی تھی تاکہ کشمیری مسلمان مل کر اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ چودھری محمد غلام عباس نے اس موقع پر کہا کہ 1932 کو 1932 کی جو سیاست تھی وہ عام تفولیت کی سیاست تھی، اب 1939 کو سیاست بدل چکی ہے، اب ہمیں مل کر چلنا ہوگا، اس لیے یہ جماعت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چودھری غلام عباس نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ شرائط بھی رکھیں تاکہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے۔ اس سب کے بعد جب یہ پارٹی بنا لی گئی، سب نے متفقہ طور پر یہ پارٹی بنا لی، تو غیر مسلم انتہائی خوش تھے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے انتہائی غلط ثابت ہوا۔ تو یوں ایک نئی پارٹی نیشنل کانفرنس بنا دی گئی اور مسلم کانفرنس کو سائڈ پر کر دیا گیا۔ اب یہ نیشنل کانفرنس ہی تھی جس کے پلیٹ فارم سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ تمام کشمیریوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے تھے۔ یہ پارٹی کشمیر کی دوسری اقوام غیر مسلموں کے لیے بہت اچھی رہی، لیکن اس سے جو مسلمانوں کے قومی تشخص پر جو کاری ضرب لگی اس کا جواز کوئی نہیں۔ ایک انگریز مصنف لکھتے ہیں کہ یہ جو نئی پارٹی بنائی گئی اور اس سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس کی ساری ذمہ داری شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ پر عائد ہوتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کا قیام مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا۔ اگرچہ اس نئی پارٹی کو بنانے میں تمام مسلم کانفرنسی قائدین شامل تھے، لیکن اس کی زیادہ تر یا پھر یوں کہہ لیں کہ ساری ذمہ داری شیخ محمد عبداللہ پر ہی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کا قیام شیخ محمد عبداللہ کا وہ جرم تھا جس کی سزا اہل کشمیریوں کو آج تک مل رہی ہے۔ شاید آنے والے کسی اچھے وقت میں یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں، لیکن تاریخ کے صفحوں سے ان تلخ یادوں کو مٹانا بہت مشکل ہے دوستو۔